जी धन्यवाद आदरणीय सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की कक्षा शुरू करें उसके पहले वेरी स्मॉल रिकैप ऑफ द लास्ट डे क्लास। तो कल हमने देखा कि जो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है वो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। और ये जो है तो एक्ट नंबर 33 जो है 33 ऑफ 1989 है। और ये 30 जनवरी 1990 से अब पहले तो जम्मू कश्मीर में केवल लागू है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद सन 2019 से पूरे भारत में प्रवृत्ति। अब जो है तो हम आज चर्चा कर, कल जब हमने चर्चा जहां पर विराम दिया था वो आपका सेक्शन 3 का क्लास जी था। आज हम क्लास एच से आगे बढ़ेंगे। तो क्लास एच जो है तो मेक्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स टू डू बेगार or other form of bonded labor or any other compulsory service for public purpose imposed by other than any compulsory service for public purpose imposed by the government। तो ये जो क्लाज है ये किसी भी जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को किसी भी तरह का जो फोर्स्ड लेबर है, ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर या बेगार, तो बेगार जो है तो साधारणतः एक ऐसी इस तरह का श्रम करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य करना है, ऐसा श्रम कराना है जिसके लिए किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाता, किसी तरह की रिम्यूनरेशन या मजदूरी जो है उसके लिए नहीं दी जाती, तो उसको साधारणतया जो है तो बेगार कहा जाता है। और इस शब्द का उपयोग जो है तो शायद अनुच्छेद 23 संविधान का वहां भी किया गया है, जिसमें कि किसी भी तरह का बेगार और बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है और इसका किसी भी तौर पर जो आचरण है वो निषिद्ध है। तो बेगार और बलात् श्रम जो है वो प्रतिषिद्ध संविधान में भी, और यहाँ पर भी चूंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए बहुत साधारण बात हुआ करती थी कि उनसे इस तरह की बंधुआ मजदूरी और वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इस तरह के मजदूर बना दिए जाते थे, और इस तरह के बेगार और बलात् श्रम यानी उनकी इच्छा हो ना हो लेकिन उनको काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इस तरह का जो बलात् श्रम है वो इसमें जो है तो प्रतिषिद्ध किया गया है। तो अब उनसे इस तरह का अगर कोई बलात् श्रम या बेगार कराया गया तो वो जो है तो दंडनीय होगा धारा 3 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम क्लास जी में ये है। लेकिन इसमें किसी भी तरह की जो कंपलसरी सर्विस है पब्लिक पर्पजेज के लिए, चूंकि गवर्नमेंट को अधिकार है कि पब्लिक पर्पज के लिए वो किसी भी तरह से बिना किसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी क्रीड डिस्क्रिमिनेशन के इस तरह की कंपलसरी सर्विस गवर्नमेंट ले सकती है। तो इस तरह की कंपलसरी सर्विस में ये लागू नहीं होगा और इस तरह की कंपलसरी सर्विस के लिए उन्हें भी कहा जा सकता है। अगला आई जो है तो कंपेल्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू डिस्पोज और कैरी ह्यूमन और एनिमल कार्केसेज और डिग्रेड्स। तो जो है तो ऐसे सदस्यों को अगर कंपेल किया जाए जो है तो अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के जो मानव शव हैं या पशु शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाना या अंत्येष्टि के लिए ऐसे जो है तो कब्रों को खोदने के लिए विवश करना जो है तो ये इसके अंतर्गत अपराध होगा। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है जो कि होता भी रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी कास्ट थे जिनके लिए जो इस तरह चमड़े का व्यापार करते थे बहुत समय से प्राचीन व्यवस्था में, तो वो लोग स्वेच्छा से ले जाते थे ऐसे पशु शवों को या जो भी ऐसे चीजें होती थी उनको ले जाते थे, क्योंकि वो उनके काम में आता था और उनके जीविकोपार्जन का एक जरिया भी था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ और ये चीजें हुई तो उन्होंने इस काम को करना डिनाई कर दिया और बाकी चीजें होने लग गई। जब ऐसी स्थिति हुई तो जो समाज के सबल वर्ग थे और उच्च वर्गीय लोग थे तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता था कि ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हें करना होगा। तो उनकी इच्छा न हो जबरदस्ती उनसे ऐसे कार्य कराए जाते थे। तो उसके लिए जो है तो ये जो सब क्लाज है हमारा सब क्लाज आई वो प्रतिषिद्ध करता है कि ऐसे किसी कार्य के लिए उन्हें मानव या पशु शव को ले जाने के लिए या कब्रें खोदने के काम के लिए विवश नहीं किया जाएगा। बस ये है अगर वो स्वेच्छा से करते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें प्रतिबंध है, लेकिन उन्हें ऐसा काम करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इसके आगे जे पर आते हैं तो मेक्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स टू डू मैनुअल स्कैवेंजिंग और एम्प्लॉय और परमिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर्स फॉर सच पर्पसेस। तो ऐसे जो अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हैं, जैसा कि हमने सेक्शन 2 के सब सेक्शन BF में पढ़ा था कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिशन एक्ट बना हुआ है
उसके अंतर्गत अब मैनुअल स्कैवेंजिंग को सन 2013 से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि अब इस तरह की मैनुअल स्कैवेंजिंग जो हाथ से मैला उठाने और इस तरह की कोई भी परंपरा थी जो की जाती थी वो बंद कर दी गई। तो यहाँ पर एक अंतर है, यहाँ पर कंपेल नहीं है। अगर आप सामान्यतया भी नियोजन में रखते हैं तो ये किसी तरह का बचाव नहीं हो सकता कि नहीं भाई उस तो इच्छा से कर रहा था, हमने उसको विवश नहीं किया। ये कराया ही नहीं जा सकता किसी भी तरह से। तो न तो इसके लिए अनुमति दी जा सकती, न इस तरह के एम्प्लॉयमेंट में उसको रखा जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कार्य कराएगा अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य से, उससे मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए अनुमति देगा या मैनुअल स्कैवेंजिंग कराएगा या मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए उसे एम्प्लॉय करेगा, नियोजित करेगा, तो वो एक दंडनीय अपराध है इसके अंतर्गत। अगला क्लास है के, इसमें है कि परफॉर्म्स आर प्रमोट्स द dedicating a social caste, scheduled caste or scheduled tribes movement to the deity, idol, object of worship, temple or any other religious institution such as Devdasi or another similar practice or permits the aforementioned that. तो जो ऐसा है इसमें कि किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का जो सदस्य है उसको, जो उसकी कोई शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की महिला है जो उसकी स्त्री है, तो उसको किसी देवदासी के रूप में समर्पण करना या किसी मंदिर में या मूर्ति में या कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप जो है पूजा की विषय वस्तु है भगवान को, उसको समर्पित कर देना वहां पर पूर्ण रूप से कि ये जो है तो समर्पण हो गया। इसी तरह की अन्य प्रथाएं, खासकर देवदासी प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में, तमिलनाडु में। और अभी भी एस्टिमेट था कि जो आपका तमाम इस तरह की जो मंदिर हैं, उड़ीसा हो गया और तमाम मंदिर जो हैं वहां पर अभी व्यापक मात्रा में जो है तो देवदासी प्रथा जो है तो अभी भी कार्य मतलब चल रही है और किसी भी रूप में उनको समर्पित कर दिया जाता है। तो मुख्य रूप से ये समर्पित की जाती थी पूर्व में इस तरह की स्त्रियां की ये जो वहां पर नृत्य का प्रदर्शन करेंगी या वहां पर काम करेंगी और ये फिर आजीवन उस मंदिर को भगवान को समर्पित मान ली जाती थी, उस तरह की मूर्तियों को मंदिर को समर्पित की जाती थी। बाद में इनका शोषण होना शुरू हो गया उन मंदिरों में, तो इसलिए देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। तो अब कई एक्ट भी बने हैं, बॉम्बे में है और कर्नाटका में है, इस तरह के देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए। तो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, क्योंकि ये बहुत ही वनरेबल क्लास होता है, इस तरह के दुरुपयोग के लिए कमजोर वर्ग होता है समाज का, तो इसलिए अलग से जो है तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रोटेक्शन ऑफ द एक्ट में इसको रखा गया है कि देवदासी प्रथा या इस तरह के अन्य जो समर्पण है मूर्तियों के लिए उनकी स्त्रियों का, वो प्रतिबंधित है पूरी तरह से। तो ये भी एक अपराध हो। इसके बाद अगला जो है आपका आई, तो इसमें है फोर्सेज आर इंटिमिडेट आर प्रिवेंट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब not to vote or vote for a particular candidate or vote in the manner other than provided by law। तो इसमें तीन चीजें हैं क्लास ए में कि या तो आप वोट नहीं करेंगे, मतदान करेंगे ही नहीं, मतदान करने से रोक देना, या कि किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए जो कि मतदान का अधिकार है वो किसी को भी मतदान कर सकता है, तो उसे इस तरह से फोर्स करना कि वो किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करेगा या किसी स्पेशल कैंडिडेट के लिए मतदान करेगा। अथवा की जो निर्वाचन की रीति है, चूंकि हमने इसे गोपनीय सीक्रेट बैलेट पेपर से होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, लेकिन जो वोटिंग है वो सीक्रेट होती है। तो किसी जो विधि द्वारा जो प्रावधानित नियम है उसके अतिरिक्त रूप से उसे मतदान करने के लिए विवश करना कि वो किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में मतदान करे या दिखाए अपने मत को, या इस तरह से किसी भी रीति से जो मतदान की रीति अन्य रीति से मतदान करने के लिए उसे बाध्य करेगा, तो वो जो है तो इसके अंतर्गत दंडनीय होगा। इसके बाद क्लास बी है कि उसे नॉमिनेशन फाइल करने से रोकना, और ये बहुत अधिक प्रचलित भी है खासकर गांव में छोटे चुनाव में कि किसी कमजोर व्यक्ति को इसके लिए रोक देना या इसके लिए उसे बाध्य करना कि वो चुनाव लड़े ही ना, किसी तरह का नॉमिनेशन ही ना फाइल करे। तो वो जो है तो ये भी इसमें प्रतिबंधित है कि नॉमिनेशन जो फाइल करने से अगर किसी को रोका जाए तो वो भी इसके अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा आपके क्लास के अंतर्गत। इसके आगे आता है आपका जो इसमें तीसरा क्लास है, वो ये है कि आप किसी भी तरह का किसी को प्रस्तावक बनने से रोक दें या किसी नॉमिनेशन को सेकंड करने से रोक दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का जो मेंबर है तो उसको किसी भी कैंडिडेट का जो कि चुनाव लड़ रहा है तो उसे उसका प्रस्तावक या समर्थन करने से उसे रोका जाए।
इस तरह का काम अगर उसके साथ किया जाता है तो वो भी आपका होगा। तो ये आपका क्लास एल हो गया, और इसके बाद क्लास एम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो फोर्सेज आर इंटीमिडेट आर ऑब्स्ट्रक्ट एनी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हु इज अ मेंबर ऑफ चेयरमैन और होल्डर ऑफ एनी ऑफिस ऑफ पंचायत अंडर पार्ट 9 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी अंडर पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर परफॉर्मिंग देयर नॉर्मल ड्यूटीज एंड फंक्शंस। तो जो संविधान के अंतर्गत नगर पालिकाएं या ग्राम पंचायतें हैं, तो जो नगर पालिका या ऐसे पंचायत के जो संविधान के 9 के अंतर्गत पंचायत है, 9 का के अंतर्गत जो नगर पालिका के सदस्य अध्यक्ष हैं, तो उनको या कोई पद अन्य पद धारण करते हैं उसके अंतर्गत, तो जो सामान्य कर्तव्य है उनका, तो सामान्य कर्तव्य जो है उससे उन्हें निवारित करना जो है, तो इस तरह का किसी भी तरह से उन्हें मजबूर करना या अभित्रस्त करना या ऑब्स्ट्रक्ट करना वहां पर, या हम बाधित करेंगे उन्हें या कि अभित्रस्त करेंगे, भय पैदा करेंगे उनके अंदर की इस तरह का कृत्य वो न करें, जो कि ऐसे सामान्य सदस्य या अध्यक्ष के रूप में अगर कोई पद धारक है वो म्यूनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत के, नगर पालिका या ग्राम पंचायत के, तो सामान्यतः वो कर सकते हैं। तो ऐसा करने से उन्हें रोकने का जो कृत्य है वो भी इसके अंतर्गत आपके धारा सब क्लास एम के अंतर्गत, जो आपकी धारा 3 की उपधारा एम है उसके अंतर्गत जो है तो दंडनीय अपराध होगा। एन है तो आफ्टर द पोल जो है चुनाव के बाद काजेज हर्ट आर ग्रेवियस हर्ट आर assault आर इम्पोज or threatens to impose social or economic boycott upon the member of scheduled caste scheduled tribes or to prevent from availing benefits of any public service which is due to him। तो इसके अंतर्गत ये है कि चुनाव के बाद जो इस तरह की घटनाएं होती थी, किसी पर्टिकुलर के पक्ष में उन्होंने वोट नहीं किया या कोई उम्मीदवार जो इलेक्ट नहीं हो पाया, तो ऐसी घटनाएं बहुधा होती थी, खासकर जो इस तरह के शोषित वर्ग के लोग हैं कि तुमने हमें वोट नहीं किया या हमें जो है तो हमारा समर्थन नहीं किया। तो इस तरह से हमेशा होता था चुनाव के बाद कि आफ्टर पोल अगर उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाता है, या इस तरह से जो कि सोशल और इकोनॉमिक बाइकाट हम पहले पढ़ चुके हैं धारा 2 में, जो सोशल बाइकाट है कि उसको किसी भी कस्टमरी सर्विस में कस्टमरी जो ट्रेडिशन है उसमें उससे रोकना, निवारित करना, इस तरह के लेन देन या व्यवहार करने से या कि उसके साथ सामाजिक संबंध बनाए रखने से रोकना। और इकोनॉमिकल बाइकाट भी हमने पढ़ लिया है उसके पहले ही कि किसी भी तरह की डीलिंग से रिफ्यूज करना, या कि जो सामान्य निबंधन है व्यापार के उन निबंधनों से अतिरिक्त निबंधन उस पर अधिरोपित करना, या सामान्य समव्यवहार में जो व्यापार किया जाता है उस व्यापार करने से रोकना, या इस तरह के किसी अवसर का प्रत्याख्यान करना, इस तरह के अवसर को डिनाई करना जिनमें कि संविदाजन्य अवसर भी सम्मिलित है। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है चुनाव के बाद, किसी भी तरह का उन्हें भय कारित किया जाता है या किसी तरह से हम सोशल इकोनॉमिक बाइकाट अधिरोपित करते हैं ऐसे सदस्यों के ऊपर, तो वो भी जो है तो ये एक दंडनीय अपराध होगा क्लास एन के अंतर्गत धारा 3। इसके बाद वो आता है, तो इसमें कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स for having voted or not having voted for a particular candidate or for having voted in the manner provided by law। तो ये भी उसी का एक्सटेंशन है कि हम केवल इसलिए उसे किसी तरह से ऑफेंस करें उसके अगेंस्ट, SC/ST के अगेंस्ट, कि उसने किसी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया अथवा कि किसी कैंडिडेट को वोट दिया, दोनों ही चीजें इसमें सम्मिलित हैं कि किसी कैंडिडेट को वोट देना है ना देना है। यानी सीधी सी बात है कि अपनी चॉइस के कैंडिडेट्स को वोट नहीं कर सकते, हमने उन्हें पहले से ही प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई इस कैंडिडेट को वोट नहीं देना है या इस फला कैंडिडेट को वोट देना है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके विरुद्ध कोई अपराध हम कर रहे हैं, तो वो इसके अंतर्गत दंडनीय होगा। और इसके अंतर्गत ये भी चीज सम्मिलित मानी जाएगी कि इसके लिए भी उन्हें उनके विरुद्ध अपराध करना कि उन्होंने उस मैनर में वोट किया है दैट इज प्रोवाइडेड बाय लॉ। So we have prescribed a different manner for them to vote, and they have voted in a manner which is provided by law. They have not followed that prescribed manner which we intend to do. तो अगर ऐसे किसी मैनर में उन्होंने वोट किया है जो कि प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है और उसके लिए यानी सेक्रेट बैलेट का उन्होंने सिंपली उपयोग किया, हम चाहते थे कि इस मैनर में वोट करें या दिखा के वोट डालें या जैसे भी वोट डालें, तो अगर हम इसके लिए भी उन्हें प्रेरित करते हैं, इसके लिए इसके ये करने के लिए अगर हम उनके विरुद्ध कोई अपराध करते हैं कि उन्होंने वोट किया या नहीं किया या विधि द्वारा उपबंधित रीत से मतदान किया, तो ये भी जो है तो इसके अंतर्गत अपराध होगा। तो इसके बाद आता है आपका पी, तो इंस्टीट्यूट एनी फॉल्स आर malicious or vexatious suit or criminal or other legal proceeding
अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हैं, उनके विरुद्ध ऐसा कोई जो है तो मिथ्या या विद्वेषपूर्ण, तंग करने वाला, दांडिक वाद या अन्य कोई भी विधिक कार्यवाही अगर संस्थित की जाती है, तो वो भी इसके अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। तो ऐसा रहा है कि कोई भी झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर देना या झूठा सिविल सूट उन्हें परेशान करने की दृष्टि से, उन्हें तंग करने की दृष्टि से, जिसका कोई विधिक आधार ना हो या वास्तव में कोई ऐसी उपहति या क्षति ना हुई हो या ऐसा सूट फाइल करने के लिए कोई अधिकार ना हो या आवश्यकता ना हो, लेकिन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को जो है तो तंग करने के लिए उनके खिलाफ फाल्स या मैलिशियस या तंग करने वाला जो है तो झूठा या विद्वेषपूर्ण इस तरह का अभियोजन, चाहे दांडिक हो चाहे सिविल इंस्टीट्यूशन जो भी हो, तो ये दोनों ही इसके अंतर्गत आएंगे। इस तरह की लीगल प्रोसीडिंग अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर के विरुद्ध इस तरह की प्रोसीडिंग शुरू की जाती है, मैलिशियस प्रोसीडिंग, तो वो इसके अंतर्गत दंडनीय। आगे है क्यों gives any false or frivolous information to any public servant and thereby causes a public servant to use his lawful power to injury or annoyance to the member of scheduled caste or scheduled tribes। तो कोई जो लोक सेवक है उसको मिथ्या तुच्छ सूचना देगा जिससे कि ऐसा जो लोक सेवक है वो अपनी बुद्धि पूर्वक जो उसको शक्ति दी गई है उसका प्रयोग जो है तो अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के विरुद्ध किसी तरह का क्षत या क्षोभ करने के लिए करेगा, उसे क्षत या क्षोभ कारित करेगा। तो ये ऐसा है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ऐसी फाल्स सूचना देना जिससे कि वो उसकी विधिपूर्ण शक्ति, चाहे वो पुलिस की शक्तियां हो चाहे किसी नगर पालिका की शक्तियां हो, इस तरह की सूचना देना कि गलत तौर पर किसी ने अतिक्रमण किया है या इस तरह की कोई एफआईआर करना है, या एफआईआर तो मान लीजिए कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में आ गया है, या ऐसी कोई भी सूचना दे करके जिससे कि पब्लिक सर्वेंट जो है तो अपनी लॉफुल पावर का, ऐसा नहीं कि अनलॉफुल पावर यूज करे, बल्कि लॉफुल पावर जो कि ऐसी झूठी सूचना के आधार पर उपयोग किया जाए और उसका जो परिणाम हो उसको अपमानित या क्षुब्ध करे या क्षति कारित करे उसको, तो अगर इस तरह का काम किया जाता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट, तो वो भी जो है तो इसकी परिभाषा में आएगा और ये क्यू के अंतर्गत, क्लास क्यू जो 3 का क्यू है उसके अंतर्गत दंडनीय होगा। इसके बाद आता है आपका क्लास आर, धारा 3 का, इंटेंशनली इंसल्ट और इंटिमिडेट विथ इंटेंट टू ह्यूमिलिएट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स in any place within public view. So this is probably a most used section and very important section. In practice, it is a most useful, and we see that every day almost police apply this section to any of the member or any of the person who has any of the member who has committed crimes against the scheduled caste or scheduled tribes. तो ये जो है तो पुलिस बहुधा इस धारा का उपयोग करती है। तो ये धारा अत्यंत उपयोगी है। धारा जो आपका आर है कि इंटेंशनली इंटिमिडेट या इंसल्ट करता है किसी को, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेस इन पब्लिक व्यू शब्द का उपयोग किया गया है। तो देयर इज अ मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेस इन पब्लिक व्यू एंड पब्लिक प्लेस। तो प्लेस इन पब्लिक व्यू जो है तो वो प्राइवेट प्लेस भी हो सकती है, क्योंकि पब्लिक प्लेस जो है तो साधारणतः हम लोग ऐसी जगह के लिए उपयोग करते हैं जो सार्वजनिक हो या जो गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा ओन हो या जो म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा ओन हो। तो हमेशा सार्वजनिक स्थान आवश्यक नहीं है, प्राइवेट स्थान भी हो सकता है। गांव का एक स्थान है या घर है या शहर का ही घर है, हम उसके कमरे में गए किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के और उसमें पहले से ही 2-4 लोग बैठे थे, 2 लोग बैठे थे, उनकी उपस्थिति में हम उसको गाली गलौज करने लगे या ऐसे कोई शब्द कहे जो कि उसको अपमानित करते हैं या उसकी गरिमा को कम करते हैं। तो इस तरह के आशय से अगर हमने पब्लिक प्लेस जरूरी नहीं है, प्लेस इन पब्लिक व्यू जो है तो इसमें जरूरी है। तो लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान में जहाँ की साधारणतः दिखता हो, बाकी लोग हो, तो अगर अन्य लोगों की उपस्थिति में इस तरह की चीजें होती हैं, भले ही प्राइवेट प्लेस में हो, तो अगर लोक दृष्टि में आने वाला ऐसा स्थान है तो वो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। तो ये धारा आर के अंतर्गत आएगा। एस जो है तो इसी का लगभग एक्सटेंशन है। अभियोजित एनी मेंबर of scheduled caste or scheduled tribes by caste name in any place within public view। तो गाली देना बाय कास्ट नेम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रचलित है कि हम उनके कास्ट का जो उपनाम है, जो उनकी कास्ट है,
उसी को ही हम आधार बना लेते हैं उनको गाली देने का, तो उस कास्ट नेम से जो अब्यूज किया जाता है ऐसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स को, तो अगर कास्ट नेम का उच्चारण हमने किया है इस इंटेंट के लिए कि उनको अब्यूज किया जाए, इसलिए कि वो विशेष उस वर्ग विशेष से संबद्ध है या उनकी पहचान उस वर्ग विशेष से जुड़ी हुई है, इस तरह से अगर कास्ट नेम का उपयोग किया गया है तभी ये माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि साधारणतः कास्ट नेम लेना कुछ गलत है या इस तरह के कास्ट का ससम्मान उच्चारण कर देना कोई गलत है, लेकिन अगर ह्यूमिलिएट करने के इंटेंट से किया गया है, किसी तरह से उनको अपमानित करने के उद्देश्य से किया गया है, तो ये चीज अगर की गई है तो ये आएगी, इसके अंतर्गत अपराध होगी अगर उसी नाम से लेकर के उनको ह्यूमिलिएट किया जाए। इसके बाद आते हैं आपका ये क्लाजेस था D. Destroy the damage or defile any object generally known as a object of very sacred object or that is placed in a very high esteem by the member of scheduled caste or scheduled tribes। तो कोई भी ऐसा जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको कि वो बहुत ही हाई स्टीम देते हैं, बहुत ही उच्च सम्मान की दृष्टि से उसको देखते हैं, या उनके लिए अति श्रद्धा की कोई चीज है, ऐसा कोई धार्मिक व्यवस्था है जो कि बड़ी पवित्र मानी जाती है उनके लिए, तो इस तरह की ऑब्जेक्ट को, इस तरह की वस्तु को जो है तो डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना या क्षति पहुंचाना या उसे किसी भी तरह से अपवित्र करना जो है, तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा, जो कि ये अपराध होगा आपका क्लास टी के तहत जो है, तो ये अपराध होगा कि अनुसूचित जाति जो उनके अति श्रद्धा की किसी वस्तु है उनको नष्ट किया गया। और इसके अंतर्गत एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है इसमें कि वस्तु के अंतर्गत क्या आएगा इसमें। तो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत जो है तो कोई भी स्टेचू, फोटोग्राफ या पोर्ट्रेट जो है, तो इस तरह की कोई भी मूर्ति, फोटो या जो रंग चित्र है जिसको ऐसा मानते हैं जो उनके देवी देवताओं की मूर्ति है या किसी उनके यहाँ शहीद की मूर्ति है, कोई भी ऐसी मूर्ति है जिसको अत्यंत श्रद्धा के भाव से या उच्च भाव से वो देखते हैं, तो अगर इसको नष्ट किया जाए जानबूझ करके तो इसको ये भी जो है तो अपराध की परिभाषा में आएगा। आगे आता है क्लास यू। तो बाय वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन और बाय साइंस और विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज प्रमोट्स और अटेम्प्ट टू प्रमोट फीलिंग्स ऑफ इनएमिटी, हेट्रेड और इल विल अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये इसके अंतर्गत ऐसा है कि चाहे बोले गए हों या लिखे गए शब्द हों या दृश्य रूपण हों, इस तरह के कोई चिन्ह हो, इस तरह के संकेत हों, जिनके अंतर्गत जो है तो जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर हैं, जो अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हैं, उनके विरुद्ध जो है तो किसी तरह की जो शत्रुता की भावना है या घृणा की भावना है या विद्वेष की भावना है, उसको प्रमोट किया जाए, अगर उसका संवर्धन किया जाए या उसको प्रोत्साहित किया जाए इस तरह की भावना को, तो अभिवृद्धि की जाए उसकी, तो इस तरह के शब्दों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा, चाहे शब्द लिखे गए हों, चाहे बोले गए हों या दृश्य रूपण हो, किसी भी तरह के विजुअल रिप्रेजेंटेशन से अगर इस तरह का कृत्य किया जाता है कि उनके विरुद्ध किसी तरह का विद्वेष भड़के या किसी तरह की ऐसी भावना भड़के या इस तरह के उन्माद को भड़काया जाए, तो ये भी जो है तो अपराध की श्रेणी में आएगा, जो कि क्लास जीओ के अंतर्गत दंडनीय। क्लास भी है बाय वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन और बाय एनी अदर मीन्स disrespect any late person held in high esteem by member of scheduled caste or scheduled tribe। तो ये भी है कि कोई भी मेंबर जिसकी इज्जत की, जो कि स्वर्गीय है, जिसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन जो हाई स्टीम में बहुत उच्च स्थान रखता है ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में, उसको भी इस तरह से जो चाहे लिखे गए शब्द हो या बोले गए शब्द हो, तो इस तरह का डिसरिस्पेक्ट करना, किसी तरह का उसके प्रति जो है तो अपमानित करना, जो कोई भी दिवंगत व्यक्ति है तो उसका अनादर करना, क्योंकि वो रिस्पेक्टफुल है उनके लिए, और ऐसे मृत व्यक्ति का भी जो भी दिवंगत व्यक्ति है उसका हम अनादर करते हैं, तो वो भी इसकी परिभाषा के अंतर्गत दंडनीय होगा। जो एट्रोसिटी की परिभाषा जैसे कि हमने 3A में पढ़ा है कि जो दंडनीय अपराध है, तो ये एट्रोसिटी है, तो ये भी अत्याचार के अंतर्गत आएगा। अगला क्लास है W। तो इसके अंतर्गत Number 1, intentionally touches a woman belonging to the scheduled caste or scheduled tribes, knowing that she belongs to scheduled caste or scheduled tribes. When such act of touching is of sexual nature and without the recipient's consent. So there is important section, and there is also there is a corresponding section in IPC. It is
probably 354 in the IPC, जो कि बिल्कुल समान तरह का अपराध है, लेकिन एक आवश्यकता थी। आखिर आवश्यकता क्या थी कि इसको यहाँ रखा जाए? तो इस वर्ग की जो स्त्रियां हैं वो बहुत साधारण शिकार होती हैं, क्योंकि गरीब हैं या बहुत ही अक्षम तबके की वोमेन्स हैं, तो उनके खिलाफ इस तरह के अपराध बहुधा पाए जाते थे या बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे। तो इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए किया गया है कि जो कोई इंटेंशनली टच करेगा, एंड दैट टचिंग मस्ट बी, देयर आर टू काउंट्स, फर्स्ट दैट नोइंगली, ये जानते हुए कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वोमेन है, एंड सेकंड दैट टचिंग मस्ट बी ऑफ द सेक्सुअल नेचर, ये कोई लैंगिक प्रकृति की अगर ऐसा है तो ये, और सेकंड थिंग इज द विदाउट रिसिपिएंट कंसेंट, थर्ड थिंग इज द विदाउट रिसिपिएंट कंसेंट, तो उसकी सहमति के बिना जिसे इस तरह से टच किया जा रहा है, तो अगर उसे छुएगा या स्पर्श करेगा बिना उसकी सहमति के और इस तरह की टचिंग है, तो वो इसके अंतर्गत अपराध माना जाएगा। इसमें अगला जो है तो आपका ये है कि उसमें एक्सप्लेनेशन है, जो भी हो, तो नहीं एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में, एक्सप्लेनेशन इसमें केवल इतने ही टच करेगा। एक्सप्लेनेशन आपका डब्ल्यू में है, तो इंटेंशनली टचेज ए वुमन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल नहीं, इसमें सेकंड क्लास एक है, डब्ल्यू का जो है तो एक सेकंड क्लास है इसमें, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, use words act a gesture of sexual nature toward women belonging to scheduled caste or scheduled tribes, knowing that she belongs to scheduled caste or scheduled tribes। तो ये टचिंग का हो गया। और दूसरा जो है तो इस तरह के अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी स्त्री के बारे में जानते हुए कि जो अनुसूचित जाति या जनजाति की स्त्री है किसी तरह के कार्यों का, शब्दों का या अंग विक्षेप का उपयोग करेगा, इस तरह के कोई शब्द कहता है या इस तरह के कार्य करता है या इस तरह की किसी मुद्रा बनाता है जो कि सेक्सुअल नेचर की है, तो ये भी जो है तो इसके अंतर्गत दंडनीय होगा। लेकिन इसमें यह है कि जो कंसेंट है तो कंसेंट का एक्सप्लेनेशन है आगे आकर के, स्पष्टीकरण एक है इसी क्लास में। तो इसमें यह है कि जो सहमति है वो सहमति तभी मानी जाएगी जबकि किसी ऐसी स्त्री ने जो है तो शब्दों या अंग विक्षेपों या अमौखिक सूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए अपनी भागीदारी या रजामंदी व्यक्त कर दी हो, तो ऐसी जो कंसेंट होगी वो अनइक्विवोकल होगी। यानी कुछ ऐसा नहीं है कि अगर कुछ नहीं बोलती तो कंसेंट मान लिया जाएगा, बल्कि उसने कंसेंट अपनी प्रस्तुत कर दी हो तभी ये विद इन कंसेंट माना जाएगा, अदरवाइज दिस एक्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज विदाउट कंसेंट। इसके बाद जो है तो इसी में एक प्रोवाइजो है कि अगर कोई ऐसी स्त्री है जिसके विरुद्ध इस तरह का कोई कार्य किया जा रहा है और वो रिसिस्ट नहीं करती, केवल इसका प्रतिरोध नहीं करती, तो प्रतिरोध न करने मात्र से इसका ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वो कंसेंटेंट है एक ऐसे एक्ट के लिए, क्योंकि उसने ऐसे एक्ट के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। अगर वो केवल यानी रिसिस्ट नहीं करती है या प्रतिरोध नहीं करती है तो उसके द्वारा ऐसा नहीं माना जाएगा। अगला एक प्रोवाइजो है जो ये कहता है कि जो पूर्व वृत्त है, पूर्व चरित्र है, जैसा कि आपके आईपीसी में भी है ये चीजें और एविडेंस में भी है कि जो धारणा है कि केवल इस कारण से कि उसका जो पूर्व वृत्त है उसके कारण से ये नहीं मान लिया जाएगा कि उसका जो है तो उसने सहमति दी है, उसका पूर्व चरित्र जो है ऐसी स्थिति को काउंट नहीं किया जाएगा, ऐसे किसी अपराध के विचारण के समय नहीं होगा। अगला जो है तो एक्स करप्ट ऑफ फाउल्स द वाटर आर एनी स्प्रिंग रिजर्वियर आर एनी अदर सोर्स ऑर्डिनरली यूज्ड बाय द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स सो एज टू रेंडर इट लेस फिट फॉर पर्पज ऑफ व्हिच इज ऑर्डिनरली यूज्ड। तो ऐसा कोई भी स्रोत है या ऐसा कोई झरना है या रिजर्वियर है जो उनका जहां से वो जल का उपयोग करते हैं, तो ऐसा जो जलाशय है या स्रोत है तो उसको गंदा करना या दूषित करना या इस तरह करना कि जो मानव उपयोग के लिए जो है तो वो कम उपयोगी हो जाए, अनुपयोगी हो जाए, जो उसको गंदा कर दिया जाएगा या प्रदूषित कर दिया जाएगा, जो कि ऐसे मेंबर्स के द्वारा, ऐसे सदस्यों के द्वारा उपयोग किया जाता है अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों के द्वारा। तो ऐसा काम अगर किया जाएगा तो ये भी जो है तो इसकी परिभाषा में एक दंडनीय अपराध होगा क्लास एक्स के अंतर्गत। वाई है कि डिनाइज एनी मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनी कस्टमरी राइट्स of passes to a place of public resort or obstruct such member so as to prevent him from using or having access to any place of public resort to which other members of public or any other section of thereof have a right to use or access to।
तो जो कोई लोक समागम का स्थान है, तो लोक समागम के स्थान में जो ऐसा लोक समागम के स्थान से जो वहां पहुंचने का जो कोई रूढ़ जिन रास्ता है जो कि बहुत पहले से वहां से चल रहा है, ट्रेडिशनली लोग जाते हैं, कोई ऐसा मेला है या ऐसा स्थान है जहाँ के लोग यानी पब्लिक रिसॉर्ट होता है जहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह के पब्लिक समागम के जो लोक स्थान में जाने से जो पब्लिक समागम का स्थान है उसका जो लोक मार्ग है वहां तक पहुंचने का रास्ता है जो कि ट्रेडिशनली यूज किया जाता है, वहां तक की पहुंच को रोकना, और जो कि साधारणतया अन्य वर्गों द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन केवल किसी व्यक्ति को इसलिए रोक देना उस लोक समागम के मार्ग से कि वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करता है, तो ये जो है तो अपराध होगा जो कि क्लास वाई के अंतर्गत दंडनीय होगा। आगे आता है जब फोर्सेज आर काज मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू लीव हिज हाउस विलेज और अदर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो ऐसा है कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का कोई मेंबर है उसको गांव से निकाल देना या उसके स्थान से जहां पर वो रहता है जो भी उसका निवास स्थान है तो उसको छोड़ने के लिए मजबूर करना, कंपेल करना, ऐसा नहीं कोई स्वेच्छा छोड़ता है तो इस तरह का अपराध है तो उसको मजबूर करेगा या मजबूर करवाएगा, दोनों ही चीजें इसमें जो है तो सम्मिलित मानी जाएंगी कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का मेंबर है उसको इस तरह से रोक देना है, मजबूर करना, स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना जो होगा तो इसके अंतर्गत अपराध होगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है परंतु के अंतर्गत कि जो इस खंड का कोई कोई भी बात है वो किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में अगर किसी लोक सेवक ने ऐसा काम किया है तो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। अब किसी मेंबर का एक्सटर्नमेंट हो गया है या उसका जिला बदल हो गया है, उसको घर से बाहर निकालना है, ऐसा आवश्यक है किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन के लिए, तो ऐसा करना जो है तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद आपका जेड ए आता है कि obstruct or prevent the member of scheduled caste or scheduled tribe in any manner with regard to using common property, resource, an area, burial or cremation ground equally with others are using any river, stream, spring, well, tank or water tap, any other watering place or any other bathing ghat or public conveyance or any road or passage। तो इस तरह का कोई भी ये समझिए कि जो सार्वजनिक स्थान है जिसमें बहुधा ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जाते थे कि भाई तुम इन स्थानों का उपयोग नहीं करोगे, तो जैसे चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे स्मशान भूमि हो, या कि कोई नदी, झरना हो, कुआं हो, तो इस तरह की स्ट्रीम को या इस तरह का वाटर स्ट्रीम हो, चाहे कोई जल स्रोत हो, या जो भी कोई स्नान घाट या सार्वजनिक परिवहन कोई स्थान हो, सड़क हो या मार्ग हो, तो इस तरह की जो सार्वजनिक उपयोग के वस्तुएं हैं या सार्वजनिक उपयोग के जो जलाशय या घाट जिनका सार्वजनिक तौर पर सभी वर्गों के द्वारा उपयोग किया जाता है, ऐसे उपयोग से किसी व्यक्ति को इसलिए निवारित करना कि वो शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब्स का मेंबर है, तो इस तरह से अगर उसे रोक दिया जाए तो ये भी जो है तो इसके अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। ये क्लास जेड ए का सब क्लास यानी धारा 3 का जो उप क्लास जेड ए है उसका भी उप क्लास जो है सब क्लास जो है वो ए होगा उपखंड, तो उसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद बी है तो माउंटिंग और राइडिंग बाइसिकल और मोटरसाइकिलिंग और वेयरिंग फुटवेयर और न्यू क्लॉथ्स इन पब्लिक प्लेस और टेकिंग आउट वेडिंग प्रोसेशन और माउंटिंग अ हॉर्स ऑन एनी अदर व्हीकल ड्यूरिंग वेडिंग प्रोसेशंस। तो ये है कि उन्हें किसी इस तरह का रहता था कि भाई हमारे घर के सामने साइकिल से निकल रहे हो या वाहन से निकल रहे हो, या जो उनकी बारात है या वेडिंग प्रोसेशन है उस दौरान जो है तो किसी वाहन का उपयोग कर रहे हैं या नए कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें नए कपड़े पहनने से रोकना, या इस तरह के वाहन या साइकिल का आरोहण करने से या साइकिल की सवारी करने से रोक देना, या सार्वजनिक स्थानों में जो है तो नए जूते पहनना या नए कपड़े पहनना, इस तक रोक देना जो है तो इस तरह से उन्हें रोकना, इस तरह से ये भी इसके अंतर्गत अत्याचार माना जाएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं खासकर अब यहाँ तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी जो लोग शहरों से जुड़े हुए हैं, लेकिन गांव में इस तरह की घटनाएं बहुधा बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलित थी, अभी तक प्रचलित थी कि जो बड़े लोगों के दरवाजे से निकलेंगे तो अगर वाहन का उपयोग करते हैं तो उसे जो है तो दूर खड़ा करेंगे या उससे उतर करके जाएंगे या इस तरह के काम नहीं करेंगे, जूते बहुत दूर उतारेंगे, जूते पहन के नहीं निकलेंगे। तो इस तरह की घटनाएं जो सामंती व्यवस्था में बहुत पहले से लागू थी
और जिनका उपयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लंबे समय तक किया जाता रहा, और इसलिए आज भी कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रचलित है। तब तो आज इसकी आवश्यकता पड़ी है ये सब चीजें लिपिबद्ध करने की और इसके लिए एक विशेष विधि बनाने की। तो इस तरह से अगर उन्हें रोका जाता है या इस तरह कोई भी काम करने से, तो वो क्लास बी के अंतर्गत दंडनीय होगा। क्लास सी जो है आपका जेडे का, वो इंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज ओपन टू द पब्लिक or other person professing the same religion or taking part in or taking out any religious, social or cultural procession including जात्रा, जिसमें जाटरा शब्द शायद हिंदी में लिखा हुआ। तो ये जो है तो किसी भी प्लेस है जो पब्लिक वर्शिप की प्लेस है, ऐसा नहीं है कि आप उसे किसी प्राइवेट टेम्पल में अपने निजी पूजा के स्थान में जाने से रोक देते हैं तो वो भी अपराध होगा, नहीं। लेकिन जो प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप है, तो प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप में जाने से रोकना ये अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर कोई अन्य व्यक्ति या उसी धर्म को मानने वाले या उसी प्रथा को मानने वाले समुदाय के जब अन्य वर्ग के अन्य व्यक्तियों को जो हम वहां जाने की अनुमति देते हैं या ऐसी पूजा करने की, ऐसे मंदिरों में जाने की अनुमति है, तो केवल इसलिए किसी व्यक्ति को वहां जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाना कि वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का व्यक्ति है, क्योंकि छुआछूत ऐसा प्रचलित है कि मंदिरों में जाने से उन्हें रोक दिया जाता है, या मंदिरों का उपयोग वो न करें या पूजा न करें, या जो सार्वजनिक पूजा के स्थान हैं, जो वर्शिप के प्लेस हैं, वहां पर वो न जाएं, या इस तरह का कोई भी जो धार्मिक जुलूस है या सामाजिक जुलूस है या अन्य कोई जो सांस्कृतिक जुलूस है, ऐसे जुलूस में सम्मिलित ना हो। तो अगर इससे इन्हें रोका जाता है जो कि पब्लिक नेचर के हैं या अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, तो ये भी दंडनीय अपराध होगा। तो क्लास सी के अंतर्गत क्लास डी है कि एंटरिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान है, या हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं, या आपका शॉप्स हैं, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट है, या एनी अदर प्लेस आर यूजिंग एनी यूटेंसिल्स और आर्टिकल्स मेंट फॉर द पब्लिक यूज इन एनी पब्लिक प्लेस आर ओपन टू द पब्लिक। तो जो इस तरह के किसी भी अस्पताल है, औषधालय है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, दुकान, लोक मनोरंजन के स्थान या लोक स्थान में प्रविष्ट होने से, या जो जनता के लिए खुले किसी स्थान में जो कोई भी यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, वहाँ जो भी उपकरण है या वस्तुएं हैं जो कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए रखी गई हैं, उनका उपयोग करने से रोक देना। तो ऐसे ये है कि साधारणतः ये शोषण की एक पूरी गाथा है, एक पूरी दास्तान है कि ऐसा रहा है कि उन्हें सब अन्य व्यक्ति के वर्गों से अलग रखा जाए, पृथक रखा जाए, या उन्हें रोक दिया जाए ऐसी किन्हीं जगहों में जाने में, हॉस्पिटल हैं या डिस्पेंसरीज हैं या अदर जो भी पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेस है, या बाकी जो वहां पर चीजें रखी हुई हैं, चाहे कुर्सियां हो, टेबल्स हो, या इन चीजों का उपयोग करने से, किसी भी तरह की चीजों से उपयोग करने से उन्हें रोक देना, दुकानों में जाने से या सिनेमा हॉल में जाने से, पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो अगर इस तरह से रोकते हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स को, उनकी एक्सेस को प्रोहिबिट करते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत क्लास ई के अंतर्गत जो है तो आएगा, क्लास डी के अंतर्गत आएगा। क्लास डी में ये है कि पार्टिसिपेटिंग एनी प्रोफेशन आर कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और एनी जॉब which other member of public or any other section thereof have a right to use। तो इसमें जो क्लास ई है, इसमें कोई भी प्रैक्टिस या प्रोफेशन जो है, कोई भी जो व्यवसाय है या इस तरह की वृत्ति है, उपजीविका है, जिसको अन्य व्यक्ति कर सकता है, उसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को रोक देना। और कोई अन्य व्यक्ति जो पब्लिक का है, तो साधारणतः कोई भी व्यापार हो, चाहे चिकित्सा व्यवसाय हो या कोई दुकान रखना हो या अन्य प्रोफेशन जो है, तो उनको इस तरह से रोक देना उसे करने के लिए होगा। तो ये भी जो है तो क्लास ई के अंतर्गत जो है तो अपराध होगा। इसके बाद क्लास जेड भी आता है, काजेज फिजिकल हार्म और मेंटल इग्नाइट टू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और एलिगेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट और बीइंग विच। तो इस तरह जो है तो जो जादू टोना करने के लिए या जो डाइन होने के ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, तो इस तरह अभिकथन करके उसे किसी तरह का शारीरिक क्षति पहुंचाना, इंजुरी काज करना, चाहे फिजिकल हो या मेंटल, तो मानसिक मतलब ताड़ना देना या यंत्रणा देना, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। कि चूंकि ऐसा होता रहा है कि हम किसी को भी, अब ऐसा हुआ कि कोई बूढ़ी महिला आई गांव में और उसने किसी बच्चे को देख लिया और अगले दिनों बीमार पड़ गया, तो ये बहुत रहा है कि फलाने जादू टोना कर दिया, इस तरह कर दिया।
तो इस तरह करके हम उस वर्ग के जो सदस्य हुआ करते थे या ऐसे लोग होते थे तो उनको हम अपमानित या वित्रस्त करते थे, उनको पीटते थे, मारते थे कि ये टोना मारती है या ऐसा है, या टोना मारता है ऐसा। तो इस तरह के जो भी कार्य हैं वो भी प्रतिबंधित होंगे, प्रतिबंधित बल्कि दंडनीय होंगे। प्रोहिबिशन शब्द का उपयोग न करते हुए दंड अधिरोपित कर दिया गया। हाँ, तो कोई डिस्टरबेंस हो रहा था स्क्रीन में, एक्चुअली कोई मैसेज था उसके कारण, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये जो है तो इसके अंतर्गत दंडनीय होगा, जेड बी के अंतर्गत। अब इसके आगे आता है आपका जेड सी। तो जेड सी तो इम्पोज और थ्रेटन्स अ सोशल और इकोनॉमिक बाइकॉट of any person or a family or a group belonging to the scheduled caste or scheduled tribes। तो ये जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का कोई भी मेंबर है, उसको या उसके कुटुंब को या समूह को उसका जो सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो जो इस तरह का बहिष्कार करेगा वो भी इसके अंतर्गत दंडनीय होगा। तो इस तरह का बहिष्कार कर देना पूरे ग्रुप का या पूरी जाति का, तो इस तरह का ग्रुप जो है तो सोशल बाइकाट या ऐसा बाइकाट करने की, इम्पोज करना या उसको धमकी देना बहिष्कार करने की, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो ये था आपका क्लास ए से क्लास जेड सी तक, जिसमें कि यानी कंप्रहेंसिव अमेंडमेंट हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 2016 का अधिनियम वो था अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा एक अमेंडमेंट करके पूरा एक विस्तृत तौर पर बहुत ही इंक्लूसिव बनाया गया है सेक्शंस को। और वो तमाम चीजें जो साधारणतः होती थी और जो पहले सम्मिलित नहीं थी इस एक्ट में, उन्हें जोड़ा गया है तमाम उपक्लास के द्वारा, तमाम सब सेक्शंस के द्वारा, यहाँ पर उपखंडों के द्वारा उन्हें जोड़ दिया गया है, ताकि किसी भी तरह का ऐसा कृत्य जो कि अनुसूचित जाति या जनजाति को इस तरह से प्रभावित करता है, जो उनके प्रति क्रूरता का एक है, जो बर्बरता है, वो उसको दंडनीय बनाया जा सके, उसे अपराध बनाया जा सके। अत्यंत कठोर प्रावधान उनके लिए किए गए ताकि समाज के अन्य वर्गों के जो लोग हैं वो भयभीत हों। और जैसा कि आपने उद्देश्यों में ही देखा है कि अपराध निवारित करना जो है, तो पहला उद्देश्य इसका निवारण करना है। तो जब इस तरह के डिटरेंट प्रोविजन बनेंगे, इस तरह के कठोर प्रावधान बनेंगे, तो उनका उद्देश्य है कि ऐसे अपराधों का निवारण कर दिया जाए। अब इसके बाद बड़ी सिंपल सी बातें इसमें लिखी हुई हैं, जो कि दंड की व्यवस्था है कि आखिर दंडनीय कैसे होगा। तो यानी इसके लिए केवल जो क्लास ए से क्लास आपका जेड सी जो लास्ट क्लास है वहां तक के लिए एक ही पनिशमेंट है। यहाँ पर साधारणतः एक पनिशमेंट है, इसके बाद अलग पनिशमेंट जो है तो सिर्फ क्लास 2 से डिस्कस किए गए हैं इसके 3 के उपधारा 2 में। तो इसके लिए ये है कि ये जो दंड है इसके लिए 6 माह से कम की नहीं होगा। जो कारावास जो होगा वो 6 माह से कम का नहीं होगा, किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इनमें से किसी या एक से अधिक अपराध के लिए जो है तो दंड अधिरोपित किया जा सकता है। इसके बाद जो क्लास 2 है वो विशेष तौर पर दंडनीय बनाता है कि जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है कोई व्यक्ति, तो अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के विरुद्ध जो है तो गिव्स एनी फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस, और इसे मतलब इंटेंशन हो उसका कि इंटेंडिंग टू thereby causes or knowing or likely to cause death, he will thereby any member of scheduled caste or scheduled tribe to convicted an offense which is capital by law for the time being in force shall be punished with the imprisonment for life or with fine if the innocent member of scheduled caste or scheduled tribes be convicted and executed in consequence of false fabricated evidence. The person who gives such false evidence shall be punished with death। तो ऐसा कोई भी जो दंडनीय अपराध है जो कि मृत्यु या के आजीवन कारावास से दंडनीय हो, तो उससे दंडनीय कराने के आशय से जो है तो इस तरह के मिथ्या साक्ष्य को गढ़ेगा या मिथ्या साक्ष्य बनाएगा या मिथ्या साक्ष्य देता है। और अगर इस साक्ष्य के फलस्वरूप कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का जो निर्दोष व्यक्ति है वो दोष सिद्ध किया जाता है और उसे अगर फांसी दी जाती है, तो जो ऐसा व्यक्ति ऐसे साक्ष्यों को गढ़ता है तो वो जो है तो मृत्यु दंड से दंडनीय होगा। इसमें ऐसी व्यवस्था आपका दी गई है। तो क्लास 2 का जो है तो ये सब क्लास 1 है। तो अगर इस तरह का कोई भी जो आप कृत्य करते हैं या मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है या गढ़ा जाता है, तो वो मृत्यु से
दंडनीय हो सकता है, उसे डेथ सेंटेंस तक दिया जा सकता है। क्लास 2 है तो मिथ्या साक्ष्य या मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जो है, उसका असर जो अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को हो, तो मृत्यु से दंड किसी ऐसे अपराध के लिए जो कि मृत्यु से दंडनीय नहीं है, केवल जो लेकिन जो 7 वर्ष है उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है, ऐसे दंडनीय अपराध से दोष सिद्ध कराने का उसका आशय हो, या वो जानता है कि ये संभावना है कि उसको ऐसे मिथ्या साक्ष्य या जो मिथ्या एविडेंस, मिथ्या कथन किया गया है, देगा या गढ़ेगा, ऐसा मिथ्या साक्ष्य दिए जाने या गढ़ने के फलस्वरूप उसे इससे दंडित किया जाएगा। तो अगर दोष सिद्धि होती है तो वो भी 6 माह से कम की इसमें नहीं होगी, और 7 वर्ष या उससे अधिक की, जो 7 वर्ष है उससे अधिक की हो सकेगी, जुर्माने से दोनों से दंडनीय किया जाएगा। तो इसलिए इसमें जो है तो मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ऐसे अपराध के लिए जो कि पहला मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए जिससे उसको फांसी भी हो जाए, और इसमें ऐसा है कि जो मृत्यु से दंडनीय नहीं है किंतु जो 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय हो, उसके लिए इस तरह से उसके मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। इसके बाद आता है अगला आपका क्लास 3 जो है, इसका है सब क्लास 3 कि अग्नि या विस्फोटक पदार्थ जो द्वारा जो रिष्ट करेगा अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, या ऐसा होना संभाव्य है, संभावना भी है कि ऐसा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, वो भी उसकी अवधि जो दंडनीय होगा, अगर दंडित किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा, तो 6 माह से कम की नहीं होगी, लेकिन जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय। क्लास 4 जो है तो अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा जो है तो रिष्ट करेगा। इसमें रिष्ट उसमें भी है, रिष्ट इसमें भी है, लेकिन इसमें रिष्ट का प्रकार ये है कि किसी ऐसे स्थान में जो कि मानव आवास के रूप में, संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में, पूजा स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, तो अगर उसे कोई नष्ट करता है तो या ये जानते हुए कि ऐसा होना संभाव्य है, इस तरह का अपराध करता है, तो वो आजीवन कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय होगा। तो इसके अंतर्गत आजीवन कारावास की व्यवस्था है, और इसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध जो है तो किसी व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध जानते हुए करेगा कि वो अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य है, तो आजीवन कारावास से भी और जुर्माने से भी जो दंडनीय होगा। तो इस तरह का अपराध करना ये जानते हुए कि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तो आजीवन कारावास से दंडनीय हो जाएगा। क्लास VA इसमें जोड़ा गया है, क्लास V का जो कि अनुसूचित जाति, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट, इस अधिनियम के बाद एक अनुसूची है, उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्ति का जो है अपराध, जो कोई अपराध है संपत्ति के विरुद्ध है, वो जानते हुए करेगा कि व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है। इसमें नॉलेज इंपॉर्टेंट है, अगर ये जानते हुए ऐसे अपराध हो रहे हैं कि अनुसूचित जाति या जनजाति के विरुद्ध किए जा रहा है, तो उसी दंड से वो दंडित किया जाएगा, जो कि ऐसे अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट है, तो जो वहां पर प्रोवाइडेड है उसी दंड से होगा। अगला है इसमें कि जो क्लास आपका सेक्शन सब सेक्शन 6 है कि ये जानते हुए या विश्वास रखते हुए या जानने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, अपराध किए जाने को किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से मिटाएगा, गायब करेगा, अपराध के बारे में जानकारी देगा, जो जानता है, विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, तो उसी अपराध के लिए उपबंधित रीति से वो दंडनीय होगा, जैसा कि वो IPC में जो कि उसके लिए वर्णित दंड है उसी से दंडनीय होगा। पर जो कोई लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन अपराध करेगा, ये है आपका क्लास 7। लोक सेवक होते हुए अगर कोई अपराध किया जाता है तो 1 वर्ष से कम की जो है तो उसकी अवधि नहीं होगी, और जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड होगा वो उसी से दंडनीय होगा। तो ये है इस पर कि उस अपराध के लिए जो है तो 1 वर्ष से कम की अवधि नहीं होगी, अगर जो है तो लोक सेवक द्वारा ऐसा अपराध किया गया है। तो ये रहा आपका जो है तो क्लास धारा 3, जो संभवतः सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण धारा है, तो यहाँ पर समाप्त होती है, और आज की क्लास का भी यहीं पर समापन करते हैं, और